बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? तो हम लोगों ने अपना चैप्टर 7 स्टार्ट कर लिया था एंजाइम्स का। उसमें तो हम लोगों ने जो है मेटाबॉलिज्म देखा था, एनाबॉलिक रिएक्शंस देखे थे, कैटाबॉलिक रिएक्शंस देखे थे। अब हम एंजाइम की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, इसके यूजेस पढ़ेंगे। आप लोगों ने देखा होगा जो आपकी ब्रेड है, जो पिज़्ज़ा की डो है, वो कितनी सॉफ्ट बनती है, फ्लफी बनती है, उसका डो कितना राइज़ होता है। तो आज हम इस सीक्रेट को भी जो है ना रिवील करेंगे, ये सारी चीज़ें किस तरह हो रही हैं और उसमें एंजाइम का क्या रोल है। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंजाइम्स बेसिकली आपके पास होते क्या हैं? हम लोगों ने लास्ट में भी देखा था, लास्ट वीडियो में भी देखा था कि एंजाइम्स बेसिकली हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जो कि डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हमारे अंदर हो रहे हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, उसको स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है? और ये जो प्रोसेस है स्पीड अप करने का, ये बहुत ज़्यादा एसेंशियल है हमारी लाइफ सस्टेनिंग के लिए, ठीक है? हमारे पास एंजाइम्स जो है ना वो मोस्टली प्रोटीन इन नेचर है, सही है? और उनका स्ट्रक्चर जो है वो ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपने जिस भी मॉलिक्यूल के ऊपर उन्होंने काम करना होता है, जिस भी मॉलिक्यूल के साथ उन्होंने इंटरैक्ट करना होता है, उसे वो सबस्ट्रेट कहते हैं और उसके लिए वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में अपना देखेंगे कि किस तरीके से लॉक एंड की मेथड के थ्रू वो अपने स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ मैच करते हैं और किस तरीके से जो है ना वो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है? एंजाइम्स जो है वो रिएक्शन का रेट या रिएक्शन का स्पीड करते हैं, उसको ड्रास्टिकली इंक्रीज करते हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ टाइम्स, जैसे कह लें, अगर कंपेयर किया जाए, अगर एक रिएक्शन नॉर्मली कैरी आउट हो रहा है और अगर एक वो एंजाइम के थ्रू कैरी आउट हो रहा है, तो उसकी स्पीड में मिलियंस ऑफ टाइम्स का फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है? ये जो स्पीड अप करने का प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए, चाहे वो डीएनए रेप्लिकेशन हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो। अदरवाइज़ अगर ये एंजाइम्स ना हो, तो ये जो प्रोसेस हैं, ये इतने स्लो हो जाएँ कि लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो जाए, ठीक है? तो इस स्लाइड को अगर मैं रैप अप करूँ तो ये ऐसे ही है कि एंजाइम्स जो है वो आपकी लाइफ को रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये प्रोटीन इन नेचर हैं और इनके बगैर जो है ना बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत स्लो हो जाएँगे और हमारे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, ठीक? एंजाइम जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ये प्रीडोमिनेंटली प्रोटीन इन नेचर हैं और प्रोटीन्स अमीनो एसिड से मिलकर बनी हैं। तो टिपिकली एक एंजाइम्स में तकरीबन 100 टू 1000 अमीनो एसिड्स होते हैं, जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंस में एक दूसरे अरेंज हुए होते हैं। ये सीक्वेंस बेसिकली डिटरमाइन करती है कि एंजाइम किस तरह फोल्ड होगा, किस तरह शेप होगा और किस तरह फंक्शन करेगा। क्योंकि एंजाइम्स हमारे पास प्रोटीन है, तो ये टेम्परेचर से भी इन्फ्लुएंस होगा, ये पीएच से भी इन्फ्लुएंस होगा और अगर जो है ना ये अपना इनमें से कोई भी चीज़ जो है ना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी, तो इनके फंक्शन के ऊपर भी इफ़ेक्ट होगा। अब अगर इनका स्ट्रक्चर देखें, तो इनका स्ट्रक्चर है ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे हम 3D ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर कहते हैं। ये कॉम्पैक्ट और ये राउंड शेप जो होती है ना, ये ना अलाउ करती है कि ये एक्टिव साइट्स बनाएँ, ताकि एक्टिव साइट्स वो साइट्स हैं जो कि एंजाइम के ऊपर एक स्पेशल रीजन्स होते हैं, जहाँ पर उसका सबस्ट्रेट बाइंड करता है। और ये जो प्रिसाइज़ 3D शेप है एंजाइम की, ये इसके फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर जो है ये डिस्टर्ब हो जाए या डीनेचर हो जाए, तो एक्टिव साइट जो है ना वो उसको सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं हो पाएगी और एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, सही? एंजाइम्स हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है? ये अपने रिएक्शन के लिए हाईली स्पेसिफिक होते हैं, अपने सबस्ट्रेट के लिए हाईली स्पेसिफिक होते हैं, जिन्हें इन्हें कैटेलाइज़ करवाना होता है। हर एंजाइम के पास एक एक्टिव साइट होती है, जो कि अपने पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही मैच करती है। जैसे कि हर ताले की चाबी होती है, उस तरह से हर जिसे कह लें सबस्ट्रेट का एंजाइम अलग होता है, ठीक है? जैसे वो लॉक एंड की मेथड आपने देखा भी होगा। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल दी हुई है एमाइलेज़ की, कि एमाइलेज़ जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है स्टार्च के ब्रेकडाउन के लिए काम आता है, ठीक है? एमाइलेज़ जो है वो स्टार्च मॉलिक्यूल के साथ बाइंड करता है, इसकी एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है और उसको सिंपलर शुगर्स के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है? ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, ये फैट के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, ये किसी कार्बोहाइड्रेट के ऊपर एक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी शेप जो है वो अमाइलेज़ की एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं करेगी। ये एग्ज़ाम्पल आपको शो करती है कि एंजाइम कितना स्पेसिफिक होगा और एंजाइम जो है अपने फंक्शन के लिए कितना पर्टिकुलर होगा, ठीक है? ये एग्ज़ाम्पल आई होप आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स की, कि एंजाइम कितने टाइप्स के होते हैं।
इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। अच्छा, ये आपको जो है नेम से ही क्लियर हो रहा होगा कि जो एंजाइम्स सेल के अंदर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं, और वो एंजाइम्स जो कि सेल के आउटसाइड अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं। ठीक है, अगर एग्जांपल हम देख लें इंट्रासेलुलर एंजाइम्स की, तो हम देखेंगे कि सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज करता है। ये रिएक्शन जो है वो सेल के अंदर परफॉर्म हो रहा है, तो एंजाइम्स भी जो है सेलुलर एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये इंट्रासेलुलर एंजाइम्स हैं। अब अगर हम बात करें एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की, तो उसके लिए हम एग्जांपल देखेंगे डाइजेशन की, कि स्टमक वॉल्स जो है, स्टमक वॉल के जो सेल्स हैं बेसिकली वो एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं स्टमक कैविटी के अंदर, और ये एंजाइम्स जो हैं वो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर सके। तो ये जो डाइजेशन है ये सेल के आउटसाइड अब परफॉर्म हो रही है, तो ये जो एंजाइम्स हैं ये भी एक्स्ट्रा सेलुलरली वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कोफैक्टर्स एंजाइम्स के। कभी कभार ये होता है कि एंजाइम्स को ना कुछ एडिशनल नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो कम्प्लीटली एक्टिव हो सके, सही। तो ये जो एसेंशियल हेल्पर मॉलिक्यूल्स हैं ये कोफैक्टर्स कहलाते हैं। ये कोफैक्टर्स जो हैं वो एंजाइम्स की हेल्प करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं उनका कैटालिटिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, ये किस तरह हेल्प करेंगे? आपको मैंने पहले भी बताया था कि एंजाइम जो है वो अपने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है। तो ये जो कोफैक्टर्स क्या करते हैं कि जब एंजाइम बाइंड कर गया है अपने सबस्ट्रेट के साथ, सही है, तो उसने एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो वो उस कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करते हैं। एक तो उनका ये फंक्शन है, और दूसरा वो डायरेक्टली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये कोफैक्टर किसी भी रिएक्शन में। कोफैक्टर की भी आपके पास दो टाइप्स हैं, एक इनऑर्गेनिक है और एक ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में आपके पास मेटल आयंस आ जाते हैं, जैसे कि आयरन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, सही है, ये एंजाइम को उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं और रिएक्शन में डायरेक्टली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फैक्टर कोफैक्टर्स हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आपके पास कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ये एंजाइम की एक्टिविटी में हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, ये भी दो टाइप्स के हैं, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। कि जो ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स हैं इनके भी बेसिकली दो टाइप्स हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स और कोएंजाइम्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो हैं ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कि अपने एंजाइम के साथ बहुत टाइटली और परमानेंटली बाइंड करते हैं, ठीक है। ये थ्रू आउट एंजाइम एक्टिविटी उसके साथ बाउंड रहते हैं और रिएक्शन के दौरान डिटैच नहीं होते, और ये जो टाइट बाइंडिंग है इसकी वजह से जो है ना ये कैटालिसिस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें तो हम देखेंगे कि बायोटिन, बायोटिन जो है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पे ऐड करता है, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है और ये एंजाइम के साथ फर्मली अटैच होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हेल्प करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस कार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसके अलावा आप हीम ग्रुप देख लें, हीम ग्रुप जो है ना वो एंजाइम्स की हेल्प करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करवाने में। ये अगर आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को पहली दफ़ा अगर इसका नाम सुन रहे हैं, तो बेसिकली वो रिएक्शंस हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग और लूजिंग चल रही होती है। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ये रिएक्शन, सही है। अभी के लिए आप इतना समझें कि ये हीम ग्रुप जो है ये बहुत एसेंशियल है एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस के लिए। ठीक, अब हम देखते हैं कि कोएंजाइम्स क्या हैं। कोएंजाइम्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और ये एंजाइम के साथ बड़ा लूज़ली बाइंड करते हैं, और ये हो सकता है कि क्या उसे कहते हैं ये रिएक्शन के दौरान उसके साथ बस अटैच हो जाएँ और फिर उसके फ़ौरन बाद डिटैच हो जाएँ। ये एक तरह से एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के कैरियर्स के तौर पर काम आते हैं, और इनकी एग्ज़ाम्पल आप देख लें, एनएडी है, एनएडी है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये इलेक्ट्रॉन्स कैरियर के तौर पर एक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को कैरी करते हैं ड्यूरिंग रिएक्शन, ठीक है। इसके अलावा एनएडीपी है, इनका भी यही काम है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एंजाइम्स के एक्शन एंड कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रिएक्शन। बेटा, जितने भी आपके रिएक्शंस हो रहे हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये एक सिंपल स्टेप नहीं है कि एक स्टेप हुआ और वो पूरा रिएक्शन हो गया है, बल्कि ये एक आपके पास स्मॉलर रिएक्शंस की ना एक सीक्वेंस होती है, एक चेन होती है। हर रिएक्शन जो है ना एक सीक्वेंस में कैरी आउट हो रहा है,
और उस सीक्वेंस में डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स आपके काम आ रहे हैं, ठीक है? हर सीक्वेंस जो है ना वो एक एंजाइम कंट्रोल स्टेप्स है और वो आपके पास एक मेटाबॉलिक पाथवे बनाती है, सही है? मेटाबॉलिक पाथवे को आप इस तरह से समझेंगे कि जैसे कि हर एंजाइम के पास एक स्पेसिफिक जॉब होगी। जब वो एंजाइम अपनी इस स्टेप पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर लेगा, वो अपना एक प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है? और फिर वो सबस्ट्रेट बन जाएगा फॉर द नेक्स्ट एंजाइम इन द चेन, ठीक है? एक तरह से जिस तरह देखा जाए चेन की मैंने बात की, तो एक चेन रिएक्शन है, ठीक है? उस चेन के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं और हर स्टेप में अलग अलग एंजाइम्स हैं, ठीक है? एक स्टेप में एक एंजाइम ने एक्ट किया, उसको एक प्रोडक्ट बनी। अब वो प्रोडक्ट दूसरे स्टेप में जाएगी और उसके ऊपर दूसरा एंजाइम एक्ट करेगा और फिर ये एक तरह की चेन बनेगी, अनलेस आपके पास एक यूजफुल प्रोडक्ट बन जाए। अगर आप इसको सिंपल एग्जांपल से समझेंगे, लेट्स सपोज आपके पास एक लार्ज फूड मॉलिक्यूल है, ठीक है? और उसको एक फाइनल सब्सटेंस में बनना है, ऐसे सब्सटेंस में बनना है कि जिससे बॉडी यूज़ कर सके। तो पहले क्या होगा कि जो है पहला एंजाइम उसको लार्ज मॉलिक्यूल को उसको 2 स्मॉलर पार्ट्स में कन्वर्ट करेगा। फिर ये जो स्मॉलर पार्ट्स हैं ये दूसरे एंजाइम के पास जाएँगे, वो उसका स्ट्रक्चर चेंज करेंगे, फिर वो थर्ड एंजाइम के पास जाएँगे। हो सकता है ये थोड़ी-सी एनर्जी रिलीज़ करें और एक न्यू प्रोडक्ट बनाएँ। ये प्रोसेस चलता रहेगा कि जो है हर एंजाइम जो है डिफरेंट स्टेप के ऊपर कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा और फाइनली आपके पास एक फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगी ऐसी कि जिसे बॉडी यूज़ कर सके, ठीक है? इस एग्जांपल से ये होगा कि कैसे कहते हैं डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं इस सीक्वेंस में काम करते हैं और जो है ना वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन कह लें या इसको एक मेटाबॉलिक पाथवे कह लें, वो एक पूरा पाथवे कंप्लीट करते हैं और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक? अब हम देखेंगे कि जो है एंजाइम्स का यूज़, ये तो आप लोगों ने एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, अब हम इसका यूज़ देखते हैं कि फूड इंडस्ट्री में किस तरह यूज़ हो रहा है और ये पेपर इंडस्ट्री में किस तरह यूज़ हो रहा है। फूड इंडस्ट्री में देखेंगे कि एंजाइम जो है वो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है और ये सिंपल शुगर जो है ना डो को बेहतर तरीके से राइज़ करती हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बात की थी कि आपने देखा होगा कि आपकी ब्रेड कितनी फूली हुई होती है, फ्लफ़ी सी होती है, आपकी डो किस तरह राइज़ होती है, वो इसी तरीके से होती है कि एंजाइम जो हैं वो स्टार्च को सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करते हैं और ये शुगर जो है ना, वो भी डो को राइज़ करने में हेल्प करती है, ठीक है? इसी तरीके से ये चीज़ बनाने में भी काम आती हैं कि जिस तरह से हम कहते हैं कि वो जो हमारा मिल्क को फाड़ने का एक प्रोसेस होता है, वो यही होता है कि एंजाइम वर्क करते हैं और मिल्क को जो है ना सेपरेट आउट कर देते हैं। उसका कर्ड सॉलिड अलग हो जाता है और उसका व्हे लिक्विड अलग हो जाता है। और अगर पेपर इंडस्ट्री में भी देखें तो इसी तरीके से होता है कि एंजाइम जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं, उसको और ज़्यादा पतला बनाते हैं, उसको थोड़ा-सा कम स्टिकी बनाते हैं, वैसे स्टार्च ज़रा ज़्यादा स्टिकी होता है और फिर जो थिन स्टार्च होता है ना, ये पेपर के ऊपर पूरा फैल जाता है, सही? और इस तरह से पेपर आपका ज़्यादा स्मूदर भी होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर भी होगा और इस तरीके से एंजाइम जो है पेपर मेकिंग प्रोसेस को ज़्यादा फास्टर और ज़्यादा क्लीनर बना रहे हैं, सही? नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे आपके डिटर्जेंट्स और फर्मेंटेशन में किस तरह हेल्प आउट कर रहे हैं। ये जो आपका एंजाइम है, प्रोटीज़ एंजाइम है, ये प्रोटीन के जो स्टेन्स हैं ना, उनको ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है? प्रोटीन बेस्ड जितने भी स्टेन्स हैं, जैसे कि ब्लड का स्टेन हो गया, एग का स्टेन हो गया, मिल्क या ग्रास का स्टेन हो गया, ठीक है? इसको ये ब्रेक डाउन कर देता है, तो ये ईज़िली रिमूव कर देता है। ईज़िली ये लोग रिमूव हो जाते हैं, सॉरी ईज़िली ये स्टेन्स वगैरह रिमूव हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर आप अमाइलेज़ को देखें, तो अमाइलेज़ भी जो है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है और के जो स्टेन्स हैं, उसके जो रेसिड्यूज़ हैं, ये जो फूड मार्क्स हैं, वो क्लोथ्स और डिशेज़ के ऊपर से हटा देता है, ठीक है? और एंजाइम इसी तरीके से जो है ना स्टेन्स को हटाने के लिए काम आता है। अगर आप फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ को देखें तो डिफरेंट जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, अगर मैं यीस्ट की एग्ज़ाम्पल दूँ, तो उसको ना शुगर और अमाइनो एसिड चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, फर्मेंटेशन परफ़ॉर्म करने के लिए। तो एंजाइम उसको किस तरह से हेल्प करता है कि वो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर यूज़ेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करता है। अमाइलेज़ ने जो है शुगर स्टार्च को कन्वर्ट किया, ब्रेक डाउन किया शुगर में, प्रोटीज़ ने ब्रेक किया प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड और पेप्टाइड में। और ये जो सिंपल सब्सटेंस है ना, ये बाद में माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन कैरी आउट करने के लिए। अगेन मैं एग्जांपल दूँगी ब्रेड की, जिसमें यीस्ट जो है ना शुगर को फर्मेंट करता है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करने में, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है ना,
तभी आपकी डो राइज़ होती है। और इसी तरीके से ये फर्मेंटेशन योगर्ट बनाने में, चीज़ बनाने में, कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेज़ बनाने में, विनेगर बनाने में भी यूज़ होती है, ठीक है? इसी तरीके से एंजाइम जो है वो इन तमाम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को फ़ास्ट कर रहा है, क्लीन कर रहा है और ज़्यादा एफ़िशिएंट कर रहा है, बिगर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर और यूज़फुल मॉलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक डाउन करने में, ठीक है? तो आपकी ये जो है वीडियो हो गई है कंप्लीट, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपकी थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं इस क्वेश्चन से कि प्रोस्थेटिक ग्रुप्स हमारे पास क्या हैं? ऑप्शन ए, उन्हें तमाम एंजाइम्स को उसकी ज़रूरत होती है, या वो प्रोटीन इन नेचर है, या वो एंजाइम्स के साथ लूज़ली बाइंड करते हैं या फिर टाइटली बाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की वीडियो एंड हो गई है। अपना ख़्याल रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में आंसर करें। और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।